हेलो एवरीवन। तो मौर्योत्तर काल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मौर्य काल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल जो है लगभग 185 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक चला है। इसका जो टाइम पीरियड है वो यही रहा है। ठीक है। अब देखो मौर्योत्तर काल जो है ये मौर्य काल के बाद के काल को ही मौर्योत्तर काल कहा गया है। अब इस काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो मौर्योत्तर काल से अभी तक इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। मौर्य काल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। मौर्य काल में आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी विकास हुआ है। हालांकि यहाँ पर आपको जो है कुछ कला शैलियाँ हैं वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है। मौर्योत्तर काल में तो आपको हर टाइम पीरियड में सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जैसे कि वहाँ की, जैसे मौर्य काल हो या मौर्योत्तर काल हो या वैदिक काल हो। ठीक है। इन टाइम पीरियड में यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से व्यापार होता था। ठीक है। तो किस तरीके से क्या मुद्रा का चलन था, अगर मुद्रा का चलन था तो किस प्रकार की मुद्रा का चलन था। ठीक है। तो ये सारी बातें विशेषताएं, मेनली जो विशेषताएं हैं और जो आर्ट एंड कल्चर वहाँ का कैसा हुआ करता था। ठीक है। क्योंकि देखो आर्ट एंड कल्चर जो है वो समाज में जो भी चीज़ें चलती हैं तो वो समाज में जो चीज़ें चलेंगी वही आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। तो मौर्योत्तर काल जो कि मैंने अभी बताया कि मौर्य काल के बाद जो काल हुआ स्टार्ट हुआ है वो मौर्योत्तर काल है। राजनीतिक रूप से मौर्योत्तर काल जो है वो छोटे छोटे राज्यों में खंडित हो गया था। कुछ छोटे राज्यों का उदय होगा, कुछ जो है बड़े राज्यों का उदय होगा। ठीक है। कहीं छोटे राज्य, कहीं पर बड़े राज्य देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो राजनीतिक रूप से ये खंडित हो जाता है। मौर्य काल तो देखो मौर्य काल जो है वो काफ़ी बड़ा था, अखंड था। ठीक है। बहुत बड़ा था मौर्य काल। मौर्य काल में देखोगे जो भारत जो था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विस्तृत था। लेकिन यहाँ पर मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाएगा। अब जैसे कि कौन कौन से राज्यों का उदय हो जाएगा तो आप देखोगे शुंग वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है। ठीक है। क्योंकि विदेशियों का आक्रमण होता है, कुछ विदेशी राजवंशों का यहाँ पे जो है पर्वत स्थापित हो जाएगा, कुछ यहाँ देशी राज्यों का पर्वत स्थापित होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। हाँ, लेकिन मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध देखने को मिलता है। चलो अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी मौर्योत्तर काल में। तो अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से बात करें तो समझने का प्रयास करना कि आर्थिक दृष्टि से ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में व्यापार काफ़ी समृद्ध था। जो व्यापार था वो कैसा था, काफ़ी समृद्ध था। व्यापार काफ़ी फला फूला। ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्यापार जो था वो समृद्ध था। तो इंपॉर्टेंट बात है, कीवर्ड्स फॉर्म में याद रखने का प्रयास किया करो इनको। तो व्यापार व्यापार जो था वो समृद्ध था। आंतरिक और बाहरी व्यापार का काफ़ी चलन, काफ़ी फला फूला। आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार आप देखोगे कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा व्यापार ट्रेड होने लग गया था। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि कृषि का। तो कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है इस टाइम पीरियड में। कृषि का काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिला है। सिंचाई की नवीनतम तकनीकों का विकास हुआ है। ठीक है। क्योंकि सिंचाई की तकनीकों का विकास होगा तो एग्रीकल्चर, ऑब्वियस ही बात है कि एग्रीकल्चर जो है इसका भी विकास होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो राजनीतिक स्थिति, मौर्यों की केंद्रीकृत सत्ता के बाद क्षेत्रीय राज्यों और विदेशी आक्रमणकारी, देखो यवन है, शक है, कुषाण, इनका उदय हुआ है। ठीक है। लेकिन जो भी शासक वर्ग रहे हैं इतनी स्थिरता नहीं रही जितनी कंस के टाइम पीरियड पे रही है। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत को स्थिरता प्रदान की है। ठीक है। ये तो राजनीतिक स्थिति की बात हो गई।
आर्थिक विकास की बात करें तो जैसा कि व्यापार का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, तो मरुत्तर काल जो है इसको व्यापार का स्वर्णकाल माना जाता है। रोम के साथ समुद्री व्यापार चरम पर था। ठीक है, रोम के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि व्यापारी वर्ग एवं कारीगर, तो व्यापारी वर्ग और कारीगर वर्ग का उदय हुआ है। कारीगर वर्ग का उदय हुआ है इस टाइम पीरियड में। समाज में इनकी स्थिति काफ़ी प्रभावशाली रही है, व्यापारी वर्ग की, कारीगर वर्ग की। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये व्यापार कैसे करते थे। क्या मुद्रा का चलन था? हाँ बिल्कुल था, मुद्रा का चलन हुआ है। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी करी हैं, कुषाणों ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, कुषाणों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करी हैं। व्यापार के लिए सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट बातें थी ये। ठीक है, ये तो इनकी बात कर ली हम लोगों ने। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की बात की यहाँ पे मरुत्तर काल की, कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो कीवर्ड्स फॉर्म में इनको याद रखने का प्रयास करना, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्यापार समृद्ध था, कृषि भी काफ़ी, कृषि में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि हुई है। ठीक है, सिंचाई में नवीनतम तकनीकों का विकास हुआ है, व्यापारी वर्ग का विकास हुआ है, कारीगर वर्ग का विकास हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इनका प्रभुत्व स्थापित हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली वर्ग उभर के आया है, व्यापारी वर्ग, कारीगर जो वर्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी या शिक्षा व्यवस्था कैसी थी मरुत्तर काल में। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में विदेशियों के आगमन से समाज में वर्ण संकरता बढ़ी है, वर्ण व्यवस्था में काफ़ी जटिलता आ गई। ठीक है, इन विदेशियों को ब्रात्य क्षत्रिय के रूप में समाज में आत्मसात किया गया। मतलब जो विदेशी आए हैं इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया, यहाँ पे आके क्षत्रिय के रूप में अपने आप को स्थापित किया समाज में। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है जो है तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला जो है वो शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र उभर कर आया है। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा, चरक संहिता और व्याकरण का अध्ययन प्रमुख था। ठीक है, देखो मरुत्तर काल में हालांकि मौखिक शिक्षा का चलन रहा है, मौखिक शिक्षा का चलन जारी रहा है, लेकिन लिखित रूप से भी साहित्य का विकास हुआ है मरुत्तर काल में काफ़ी। संस्कृत का प्रयोग विद्वानों और दरबारों में बढ़ा, इस टाइम पीरियड पे संस्कृत का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली हैं। जो मठ है और जो बिहार है, मठ बिहार शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य और नाटक और संगीत। ठीक है, तो साहित्य कैसा था, तो संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान हुआ है। क्योंकि देखो अभी बात की है कि संस्कृत का प्रयोग विद्वान काफ़ी ज़्यादा करते थे, तो संस्कृत साहित्य का काफ़ी ज़्यादा पुनरुत्थान हुआ है यहाँ पे। ठीक है, संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ है। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित और स्वप्नवास वासवदत्ता भास का इसी काल में महान विभूति थी। ठीक है, और नाटक में आपने सुना होगा कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र मरुत्तर काल में विकसित हुआ है काफ़ी। ठीक है, भरत मुनि का क्या नाट्य शास्त्र। ठीक है, किसका है, भरत मुनि का। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, चलिए नाटक की बात करते तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र का संकलन इसी काल के आसपास हुआ है। देखो इसी की बात अभी हम लोगों ने की है, नाट्य शास्त्र का संकलन इसी काल में हुआ है। पर्दा प्रथा की शुरुआत जो है यवनों के प्रभाव से हुई है।
संगीत की बात करें तो गांधार कला के माध्यम से संगीत और वाद्य यंत्रों का चित्रण मूर्ति कला से स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तुकला एवं मूर्तिकला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल में, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास। मौर्योत्तर काल अपनी बेमिसाल मूर्तिकला शैलियों के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध देखने को मिला है। ठीक है, अब कैसे देखने को मिला है तो यहाँ देखो वास्तुकला, स्तूप। सबसे पहले स्तूपों की बात करें, देखो स्तूप तो मौर्य काल में भी पढ़ने को मिला है, मौर्य काल में भी हम लोगों ने स्तूप के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी स्तूप के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है, मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में स्तूपों में थोड़ा सा विस्तार देखने को मिला है, बड़े बड़े स्तूप देखने को मिले। यहाँ पे भरौत है, सांची के स्तूपों का विस्तार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा सुनना ध्यान से। मौर्योत्तर काल के स्तूपों को यहाँ पर काफ़ी विकसित देखने को मिले हैं, बड़े स्तूप देखने को मिले हैं। जैसे मौर्य काल में क्या था कि सिंपल स्तूप देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर स्तूपों को अलंकृत किया है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में स्तूप कैसे मिले हैं, स्तूप अलंकृत देखने को मिले हैं। दूसरी बात, मौर्य काल में ईंटों के स्तूप देखने को मिले थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में ईंटों की जगह इन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया। ठीक है, पत्थर का प्रयोग बढ़ा है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो भरौत का स्तूप, सांची का स्तूप। तो अगर हम सांची के स्तूप की बात करते हैं तो शुंग टाइम पीरियड की बात है, ये शुंग काल की। तो शुंग काल में स्तूपों के आकार में वृद्धि हुई है। आकार में क्या हुई है, आकार में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, वेदिका जिसे रेलिंग बोलते हैं, रेलिंग। तो वेदिका और जो तोरण द्वार है, ये किसके बनाए गए, ये पत्थर के बनाए जाने लगे। तो पत्थर का प्रयोग हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वही बातें लिखी हुई हैं कि तोरण द्वार और वेदिकाएं पत्थर की बनाई गई। ठीक है, गुफाएं की बात करें, चैत्य और विहार। जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको चैत्य बोलते हैं, और जो आवास होते हैं उनको विहार बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में कारले, भाजा या कन्हेरी की गुफाएं निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में चट्टानों को काट काट कर इन्होंने जो है बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। कारले का जो चैत्य है वास्तुकला का भव्य नमूना है। कारले का जो चैत्य जो है काफ़ी भव्य देखने को मिला। और बात करते हैं मूर्तिकला की शैलियों की। मूर्तिकला की शैलियों की खास बात क्या है, मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला की जो 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं देखने को मिली हैं। एक है गांधार कला शैली, एक है मथुरा कला शैली, और एक है अमरावती शैली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग बताओगे गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में अंतर, कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में प्रमुख अंतर आपको बताना है। 5-5, 6-6 पॉइंट आप जितने भी बता पाओ तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिखना, और गांधार कला शैली मथुरा कला शैली में अंतर जो है बताना। क्योंकि क्वेश्चन देखो आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, मथुरा कला शैली या अमरावती जो शैली है, या गांधार कला शैली या अमरावती शैली के बीच में अंतर पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो गांधार कला शैली की बात करें पहले, तो ग्रीक और रोमन कला का प्रभाव देखने को मिला है। अब ये तो भाई विदेशी प्रभाव है, तो गांधार कला शैली में हम कह सकते हैं विदेशी प्रभाव देखने को मिला। बुद्ध को अपोलो देवता की तरह
अब इनके देवता जो विदेशियों के देवता ये अपोलो थे, ठीक है, तो अपोलो देवता की तरह ही घुंघरेले बाल और मूछों के साथ दिखाया गया है। किस कला शैली में? गांधार कला शैली में। और किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया है? तो स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। और कुछ खास बातें हैं क्या है? और कुछ खास बातें जैसे कि प्रभाव मंडल देखने को मिला है। हालांकि प्रभाव मंडल आपको सभी में देखने को मिलेगा, गांधार कला शैली में भी है, मथुरा कला शैली में भी है, अमरावती कला शैली में भी। प्रभाव मंडल आपने देखा होगा, जो बुद्ध भगवान है उनके पीछे एक चक्र सा, एक बड़ा सा चंद्रमा टाइप बना, जो सर्कल टाइप का एक बना देखने को मिला होगा, तो उसी को प्रभाव मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अब खास बात क्या है कि तीनों में जो प्रभाव मंडल देखने को मिला है, तो आप देखोगे गांधार कला शैली में जो प्रभाव मंडल है वो बिल्कुल सिंपल देखने को मिला है, सादा सिंपल गांधार कला शैली में। वहीं अगर मथुरा कला शैली की बात करें तो मथुरा कला शैली में ये प्रभाव मंडल काफ़ी सजावटी मिला है, सजावटी देखने को मिला है, काफ़ी सजावट वगैरह करके इन्होंने इसको और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाया मथुरा कला शैली में। वहीं अगर अमरावती कला शैली की बात करें तो अमरावती कला शैली में आप देखोगे जो प्रभाव मंडल है वो ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है, ठीक है, ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है, ठीक है। ये तो बात होगी प्रभाव मंडल की कि तीनों में प्रभाव मंडल कैसा है। इसमें देखो, इसमें सिंपल है, इसमें सजावटी है, इसमें ज्यामितीय पैटर्न का यूज किया गया है, ज्यामितीय पैटर्न है, ठीक है। पत्थर भी देखो, पत्थर भी अलग अलग प्रकार का प्रयोग किया है। यहाँ पे स्लेटी पत्थर यूज कर रहे हैं गांधार कला शैली में, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने बोला कि नोट्स में भी आपको सिंपल पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखने चाहिए, तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप इजीली वे में आप लिख सकते हो आंसर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मथुरा कला शैली पूरी तरीके से देखो, पूरी तरीके से स्वदेशी थी ये, किसी प्रकार का कोई भी विदेशी प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो पूरी तरीके से स्वदेशी अगर कोई कला शैली थी तो वो यही थी, मथुरा कला शैली। यहाँ पर बुद्ध को प्रथम मानव मूर्तियाँ बनी हैं, यहाँ पर बुद्ध की प्रथम मानव मूर्तियाँ बनी। बुद्ध को प्रसन्न चित्त और मस्तक पर मुंडन के साथ दिखाया गया है, और प्रयोग हुआ है लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, देखो यहाँ तो देखो बुद्ध को बहुत ही प्रसन्न चित्त दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर कैसा दिखाया गया है? यहाँ पर बड़ा गंभीर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है बुद्ध को कैसा दिखाया गया है? यहाँ पर गंभीर दिखाया गया है। जो मूर्तियाँ थी वो कैसी थी? यथार्थवादी मूर्तियाँ थी। यथार्थवादी मूर्तियों की प्रवृत्ति जो कैसी मिली है? यथार्थवादी मूर्तियाँ मिली हैं, गंभीर प्रवृत्ति की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मथुरा कला शैली की बात करें तो ये भारतीय शैली से पूर्ण रूप से भारतीय शैली से विकसित थी, ठीक है। यहाँ पर हंसमुख दिखाई गई है, बुद्ध की मूर्ति जो है कैसी दिखाई गई है? हंसमुख दिखाई गई है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अमरावती शैली की, तो दक्षिण भारत में सातवाहन में विकसित हुई है। दक्षिण भारत में सातवाहन में के टाइम पीरियड पे ये विकसित हुई है। इसमें व्यक्तिगत मूर्तियों के बजाय कथानक बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी गई हैं। इन पर बुद्ध के जीवन की कहानियों को उकेरा गया है, किसमें? अमरावती शैली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये छोटे छोटे अगर बिंदु, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो बताओ कोई दिक्कत होगी लिखने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी देखो मोस्टली चीज़ों को कवर कर ही रखा है, बाकी एक बार आप और चीज़ें पढ़ोगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको वैल्यू एडिशन की देखो गुंजाइश तो हर जगह रहती है। छोटे छोटे पॉइंट्स अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो तो हमेशा रहती है, मोस्टली वैसी चीज़ें सारी कवर करेंगे, ठीक है। अब विस्तृत रूप से देखा जाए तो अब एक एक करके पढ़ते हैं गांधार कला शैली के बारे में। तो यहाँ देखो विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति शैली जो है मूर्ति कला शैली विकसित हुई है विशुद्ध रूप से, किसकी? बौद्ध धर्म से संबंधित गांधार कला शैली की। और किसके टाइम पीरियड पे उदय हुआ है? तो कनिष्क के प्रथम पहली शताब्दी के समय में इसका विकास हुआ। तक्षशिला, कपिशा, पुष्कला, कलावती, बामियान, विक्रम आदि प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो बामियान तो पता ही आपको, ये जो रीजन कहाँ पड़ता है, बामियान जो क्षेत्र है
अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में ये रीजन पड़ता है और बुद्ध की मूर्तियों के लिए काफ़ी विख्यात है ये बामियान जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कनिष्क के टाइम पीरियड पे प्रमुख केंद्र रहे हैं इस शैली के, गांधार कला शैली के, ठीक है। गांधार शैली जो है वो स्वात घाटी कहाँ पड़ती है, अफगानिस्तान। अब तो आई थिंक ये पाकिस्तान वाले रीजन में है, एक बार चेक कर लेना। स्वात घाटी, आई थिंक पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं स्वात घाटी को, ठीक है। स्वर्ग वाली चीज़ें तो वैसे ही पता है खतरनाक होती हैं, जैसे अपने यहाँ कश्मीर और यहाँ स्वात घाटी, ठीक है। तो गांधार शैली में स्वात घाटी, अफगानिस्तान के भूरे पत्थर या स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था, देख लो। तो यहाँ भूरे पत्थर का प्रयोग हुआ है, स्लेटी पत्थर का प्रयोग या स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है किस शैली में, गांधार कला शैली में। तो देखो किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है, कौन से केंद्र बिंदु रहे हैं जहाँ पर इसका निर्माण देखने को मिला है, किसके टाइम पीरियड पे देखने को मिला है, किसके टाइम पीरियड पे इसका विकास हुआ है। पत्थर की मूर्ति शैली है ये, गांधार कला शैली है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार की विशेषताओं की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ, प्रतिमा आसन पर बैठे हुए बनाई गई देखने को मिली है, स्थानक खड़े हुए दोनों मुद्रा में देखने को मिली, बैठे हुए भी और खड़े हुए भी। तो बताओ ये पॉइंट याद करने में कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं, कि बैठे हुए भी देखने को मिली है, आसन मुद्रा में भी देखने को मिली है मूर्ति, स्थानक खड़े हुए में भी दोनों मुद्राओं में मूर्ति देखने को मिली है, किस कला शैली में, गांधार कला शैली में। सीधा सीधा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। गांधार मूर्ति कला शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध प्रायः वस्त्र युक्त, घुंघरेले बाल, मूछ सहित ललाट पर जो है ऊर्जा भौरी और सिर के पीछे प्रभा मंडल, वस्त्र सलवट और चप्पल युक्त विशेषताओं से परिपूर्ण है। तो देखो ये इन्होंने विशेषताएं बताई हैं यहाँ पे कि वस्त्र युक्त मिले हैं, घुंघराले बाल भी देखने को मिले हैं, मूछें भी मिली हैं, ललाट पर जो ऊड़ा है वो भौरी और सिर के पीछे प्रभाव मंडल भी देखने को मिला है। प्रभाव मंडल तो मैंने आपको बताया ये सब में मिलेगा, लेकिन प्रभाव मंडल की विशेषताएं बदल जाएंगी, ठीक है। गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्तियों की जो भव्यता है उसे भारतीय कला पर यूनानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव की बात भी स्पष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी भव्यता देखने को मिली है गांधार कला शैली में बुद्ध भगवान की मूर्ति में, ठीक है। और वैसे भी विदेशी प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं मथुरा कला शैली की। तो मथुरा कला शैली में आप देखोगे ये बौद्ध से भी संबंधित है, जैन से भी संबंधित है, ब्राह्मण हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है ये, ठीक है, जो मथुरा कला शैली है, ठीक है। मथुरा कला शैली को दीर्घ जीविता प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है ये जो इन्होंने ड्यूरेशन बता दी है कि इस टाइम पीरियड तक रहा है ये जो मथुरा कला शैली का विकास जो है। अब मथुरा कला शैली की इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं ये कि कौन कौन से ऐसे केंद्र रहे हैं जहाँ पर इसका विकास हुआ है। तो मथुरा कला शैली मथुरा में विकसित हुई, तक्षशिला है, अहिच्छत्र है, श्रावस्ती है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, ये प्रमुख केंद्र हैं मथुरा कला शैली के। मथुरा कला शैली में सीकरी रूपबल मध्यकालीन फतेहपुर सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर और श्वेत चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हालांकि जो मेन बात है वो ये है कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर सीधे लिख सकते हो या आप कर सकते हो कि लाल चित्तीदार पत्थर या श्वेत चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। किस शैली में, मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली में मूर्ति की विशेषता क्या थी कि बुद्ध भगवान को यहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है, खड़े हुए भी दिखाया गया है। तो ये बात तो कॉमन, दोनों बातों आप इसमें भी लिख सकते हो, गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली में भी स्थानक और आसन पर बैठे हुए भी आप दोनों बातें दिखा सकते हो, ठीक है। दोनों स्थिति में प्रदर्शित किया गया है मथुरा कला शैली में। मथुरा शैली बुद्ध प्रायः वस्त्र रहित दिखाया गया है, ये बात एक इम्पोर्टेंट है। वस्त्र रहित यहाँ दिखाया गया है, बाल विहीन यहाँ दिखाया गया है, मूछ विहीन दिखाया गया है। कुल मिलाकर उस गांधार कला शैली का अपोजिट हो गया, अलंकरण विहीन किंतु पीछे प्रभाव मंडल युक्त प्रदर्शित किया गया। तो देखो प्रभाव मंडल तो यहाँ दिखाया गया है, प्रभाव मंडल तो आपका तीनों में मिलेगा,
लेकिन यहाँ पर वस्त्र रहित है, यहाँ बाल विहीन है, यहाँ मूछ विहीन है। पूरा आप गांधार कला शैली का अपोजिट कर दो, पूरा ये चीज़ें आपको मिलेंगी। मथुरा कला में बुद्ध समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए हैं, विभिन्न मुद्राओं में। वरदहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, तो विभिन्न मुद्राएं हैं। तो ये आप एक बार गूगल पे सर्च करना और मूर्तियों को एक बार देख लेना, तो जब विजुलाइज करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो एक बार देख लेना इनकी मूर्तियों को कि वरद हस्त मुद्रा कैसी है, अभय मुद्रा कैसी है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कैसी है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो एक दूसरी जो आखिरी है जो कला शैली, वो है मूर्ति कला की अमरावती शैली की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अब अमरावती कला शैली की विशेषताएं क्या क्या है, किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है, कौन सी विशेषताएं हैं और कौन से प्रमुख केंद्र रहे हैं, यही बातें तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, मुख्य रूप से चमकदार सफ़ेद चूना पत्थर संगमरमर का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। इसमें किसमें, अमरावती में। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में जो ये कला शैली है, दक्षिण भारत में काफ़ी फली फूली। ठीक है, और कथात्मक शैली, कथात्मक शैली, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि बुद्ध के जीवन काल की जो घटनाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं, उनकी कहानी के रूप में मूर्तियों में दिखाया गया है। इसको बुद्ध के जीवन को दिखाया गया है, जातक कथाओं को कहानी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। त्रिभंग मुद्रा और गति, आकृतियां गतिशील और जीवंत देखने को मिलेंगी, जिनमें शरीर की त्रिभंग मुद्रा, 3 मोड़ पर जोर दिया गया है। अत्यंत अलंकृत देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, आकृतियां पतली लंबी व जटिल नक्काशी से अलंकृत है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सामुदायिक चित्रण में क्या है कि इस शैली में केवल राजाओं को नहीं बल्कि सामान्य जनमानस को भी बुद्ध के अनुयायियों के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, शुरुआत में बुद्ध को मानव रूप के बजाय प्रतीकों जैसे कमल है, बोधि वृक्ष है, स्तूप है, पद चिन्ह आदि के रूप में इनको दर्शाया गया है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि इनका जो केंद्र कौन सा रहा है जो इस मूर्ति कला का, तो वो रहा है अमरावती। ठीक है, अमरावती, और जो नागार्जुन कोंडा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। यह स्वदेशी शैली है जो गांधार शैली की तरह विदेशी प्रभावों से मुक्त थी। ठीक है, ये स्वदेशी शैली थी, स्वदेशी शैली है जो गांधार कला शैली की तरह विदेशी यूनानी प्रभावों से मुक्त थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्वदेशी शैली कौन कौन सी देखने को मिली है, एक तो आपका ये अमरावती शैली हो गई और एक मथुरा शैली हो गई। ठीक है, बस अमरावती शैली जो है वो दक्षिण भारत की है। ठीक है, और आप उत्तर भारत की कह सकते हो कौन सी, मथुरा कला शैली। इसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका या म्यांमार तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। यहाँ देखो, ये ध्यान से देखना, गांधार कला शैली, यहाँ पे बुद्ध को देखो दिखाया गया है, घुघरेले बाल दिख रहा है। ठीक है, और देखो ये प्रभामंडल है, ये प्रभामंडल होता है, प्रभामंडल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये प्रभामंडल है। ठीक है, और ये अमरावती वाला, जो अमरावती यहाँ देख रहे हो, ये बुद्ध के जीवन काल की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, वो दिखाई गई हैं। और यहाँ पर भी देखो ये प्रभामंडल है। ठीक है, ये देखो ये सब अलंकृत किया गया है किस तरीके से, ये देखो डिजाइन काफ़ी ज़्यादा। ये अमरावती शैली है, ये मथुरा कला शैली है और ये गांधार कला शैली है। ठीक है, तो आपको तीनों में अंतर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग एक बार देख लेना। इसको कालखंड में मौर्योत्तर काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ है, इसका भी मौर्योत्तर काल में, इसका भी मौर्योत्तर काल में। ये कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण मिला है। ये देखो कुषाण शासकों, ये दक्षिण भारत में अमरावती शैली का विकास जो है सातवाहन राजाओं के टाइम पीरियड पे इसका विकास हुआ है, काफ़ी संरक्षण इन्होंने सातवाहनों ने दिया है। और विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमांत और आधुनिक कांधार क्षेत्र जो है, ये अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहीं पे, और
मथुरा का तो पता ही, मथुरा के आसपास वाला जो रीजन होगा। और ये गंगा ये जो कृष्णा गोदावरी की जो निचली घाटी है, कृष्णा गोदावरी वाला जो रीजन है वहीं पर अमरावती और नागार्जुनकोंडा के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको अमरावती शैली का विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, बाहरी प्रभाव में यहाँ पर आपको जो है विदेशी प्रभाव देखने को मिल रहा है इस काल में। ठीक है, ये स्वदेशी शैली का विकास हुआ है, स्वदेशी प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बाहरी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, ये भी स्वदेशी रूप से ही विकसित हुई है। धार्मिक सभ्यता की बात करें तो देखो इंडो ग्रीक देवताओं के मंदिरों के प्रभाव देखने को यहाँ मिलेगा बुद्ध की चित्रकला में। यहाँ पे इस समय के तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पे बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। सामग्री में देखो गांधार कला शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। बाद में हालांकि मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग भी किया गया है। चित्तीदार बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मथुरा कला शैली में। और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। मूर्ति कला की विशेषताओं में देखो लहराते घुंघरेले बाल, आध्यात्मिक और योग मुद्रा, आभूषण रहित जटायुक्त, बंद आदि खुली आंखें, प्रसन्न चित्त चेहरा। ठीक है, यहाँ पर गंभीर प्रवृत्ति का दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हसमुख चेहरा दिखाया गया है प्रसन्न मुद्रा में। ठीक है, हष्टपुष्ट शरीर, बाल मुंडित शर, पदासन, कमल पर बैठा हुआ मुद्रा, सिर के पीछे प्रभामंडल आपको मिलेगा। प्रभामंडल तो यहाँ पर भी है, ये के लिए यहाँ पर प्रभामंडल जो है वो सजावटी तरह का देखने को मिलेगा। मूर्तियाँ सामान्य बुद्ध के जीवन के जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं, ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका पूरा कवर यहाँ पे हो गया है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर की। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल का तो देखो कई बार आ चुका है। गुप्त काल को जो है कला के दृष्टि से देखें तो स्वर्ण काल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।